नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी वाइज श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर एक बार आपके लिए लेकर आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम नोट्स लेकर आए हैं जो कि संबंधित हैं आपके सोशोलॉजी, जिसे हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसका पेपर नंबर फर्स्ट है। पेपर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसका आज पार्ट नंबर 7 है, इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। वैसे हम टॉप 10 क्वेश्चंस को करा रहे हैं, जितने भी रिटन की दृष्टि से जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं आप उन्हें भी कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं तो भी आप भली भांति इसे समझ पाएंगे। तो चलिए पार्ट नंबर 7 को देख लेते हैं। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट से लेकर 6 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से हमने पार्ट नंबर 2 और अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उन सभी के हैंड रिटन नोट्स एंड इसी तरह से हमने सीरीज़ वाइज नोट्स बनाए हुए हैं। उन सभी को आप पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, साथ ही वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। तो चलिए 61 से क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। 61 में दिया हुआ है, उद्विकास की अवधारणा क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर के समाज के सावयवी सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए जान लेते हैं उद्विकास की अवधारणा के बारे में। तो यहाँ दिया हुआ है, इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजशास्त्री व विचारक श्री हर्बर्ट स्पेंसर को 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्रीय विचारधारा को नवीन व व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए सदैव सम्मान से स्मरण किया जाता रहा है। कतिपय विचारक जो समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे के साथ स्पेंसर महोदय का नाम जोड़ देते हैं तथा इन विचारकों का कहना है कि स्पेंसर महोदय को अपने विचारों के लिए मूल प्रेरणा कॉम्टे से ही मिली है। हेनरी मायके ने लिखा है, कॉम्टे के प्रारंभिक ग्रंथ ओपस्क्यूलस और स्पेंसर द्वारा रचित ग्रंथ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी को एक साथ पढ़ने वाला यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्पेंसर के समस्त विचार कॉम्टे के ग्रंथ में पहले से ही विद्यमान थे। सच तो यह है कि कॉम्टे ने समाजशास्त्र की रूपरेखा की तथा स्पेंसर ने केवल उसमें रंग भर दिया। स्पेंसर उद्विकासीय सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा उन्होंने प्राणी शास्त्रीय या सावयवी उद्विकास सिद्धांत को समाज पर भी घटाया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि समाज भी एक सावयव की भांति इस अर्थ में है कि इन दोनों में एक समानताएं तथा दोनों के विकास की प्रक्रियाएं एक जैसी ही हैं। इसलिए आपके अनुसार समाज को भली भांति समझ के लिए उसकी तुलना सावयव यानी कि ऑर्गेनिज्म अथवा शरीर की संरचना से की जानी चाहिए। कहना यह भी है कि सावयव की भांति समाज का धीरे धीरे विकास होता है तथा विकास का यह भी सिलसिला या क्रम सरल से जटिल की ओर तथा अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। इस प्रकार समाज के विभिन्न अंगों में सावयव की भांति परस्पर अंतः संबंध व अंतः निर्भरता पाई जाती है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं, सामाजिक उद्विकास का क्या अर्थ है? तो सामाजिक उद्विकास का क्या अर्थ होता है, आइए जान लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक उद्विकास का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन से परिवर्तन है जो समाज की विभिन्न इकाइयों में विभिन्नता लाते हैं और इस प्रकार का समाज द्वारा अन्य संस्थाओं, प्रतिमानों, संबंधों, प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं आदि का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह पाता। और भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो कि समाज के सामान्य विचारों, रुचियों, धारणाओं, मान्यताओं, परंपराओं, भावनाओं आदि में होता है। चूँकि ये विचार, रुचियाँ, धारणाएं, परंपराएं आदि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती हैं वरन संपूर्ण समूह की होती हैं और समाज के अधिकांश सदस्य इनका आदर व सम्मान करते हैं। इस प्रकार ये मान्यता प्राप्त विचार, भावनाएं, रुचियां आदि संपूर्ण सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए इनमें होने वाला कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही कहा जाएगा। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सरलता से जटिलता की ओर विकसित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आरंभ में सामाजिक जीवन सादा एवं सरल था और विभिन्न इकाइयां आपस में घुल मिली थीं, परंतु धीरे धीरे ये इकाइयाँ अथवा विभाग अलग अलग कार्य करते हुए श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर संबंधित हो जाते हैं, जैसा कि आधुनिक समाज में देखने को मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक उद्विकास में सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा होती है। और भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सरलता से जटिलता की ओर धीरे धीरे परिवर्तन होना
सामाजिक उद्विकास होता है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विकास एवं उद्विकास में अंतर समझाइए। तो विकास और उद्विकास में क्या अंतर होता है, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है उद्विकास एवं विकास में अंतर। तो सबसे पहले जानते हैं उद्विकास एवं उद्विकास एवं विकास में अनेक मौलिक विभेद हैं। इन विभेदों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, उद्विकास का अभिप्राय परिवर्तन की उस प्रक्रिया से है जिसमें आगे आने वाली अवस्था का पिछली अवस्था से संबंध होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक वस्तु में निरंतर क्रियाशील रहती है। विकास का अभिप्राय केवल परिवर्तन से नहीं बल्कि एक इच्छित दिशा की ओर परिवर्तन से है। वहीं नंबर 2 पर है, उद्विकास मानवीय नियंत्रण से मुक्त है किंतु विकास के लिए मानवीय नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण के बिना परिवर्तन को एक इच्छित दिशा की ओर नहीं ले जाया जा सकता है। इस दृष्टि से उद्विकास एक अनियंत्रित व प्राकृतिक प्रक्रिया है और विकास एक नियंत्रित प्रक्रिया है। नंबर 3, उद्विकास और विकास में लक्ष्य की दृष्टि से भी भेद है। विकास के साथ सदैव नैतिक मान्यताएं निहित होती हैं। इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में परिवर्तन किया जाता है, जबकि उद्विकास के साथ ना तो नैतिक मान्यताएं होती हैं और ना इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। वहीं हम आगे देखते हैं नंबर 4 पर, उद्विकास में आने वाले स्तर के गुण या लक्षण वर्तमान स्तर में निहित रहते हैं जबकि उद्विकास का लक्षण वर्तमान स्तर में निहित नहीं रहते। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्विकास एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह मानवीय नियंत्रणों से मुक्त है जबकि विकास में मानवीय नियंत्रण होता है। वही क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, विकास का अर्थ एवं परिभाषा। तो विकास का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा किसने दी है, किस किस तरह की है, तो आइए जान लेते हैं। विकास एक प्रकार का प्रगतिशील परिवर्तन है जिसमें मनुष्य का नियंत्रण रहता है। यद्यपि विकास आर्थिक पहलू में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है किंतु इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत एवं आर्थिक सभी प्रकार के परिवर्तन निहित होते हैं। नंबर 1, परिभाषा के बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में विकास शब्द का प्रयोग 2 प्रकार के समाजों के मध्य स्पष्ट करने की दृष्टि से किया जाता है। इसमें एक और वर्तमान औद्योगिक समाज है तथा दूसरी ओर वे समाज हैं जो पूर्ण रूप से ग्रामीण हैं तथा जिनकी आय अत्यंत अल्प है। यह परिभाषा टी.बी. बोटोमोर ने दी है। वहीं हम नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं। साधारणतया विकास का अर्थ क्रमिक उन्मूलन होता है। किसी भी वस्तु का अधिकतम ज्ञान विकास जो कि जीवाणु में होता है। यह परिभाषा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से निकाली हुई है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्महत्या की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो आत्महत्या की प्रकृति क्या होती है, आइए जान लेते हैं। एमाइल दुर्खिम कहते हैं कि सामान्य रूप से ऐसा मान लिया जाता है कि आत्महत्या एक वैयक्तिक घटना है। यही कारण है कि आत्महत्या की व्याख्या सामान्यतया व्यक्ति के अपने मिजाज, चरित्र, विगत इतिहास आदि के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। लेकिन यदि विभिन्न आत्महत्याओं को पृथक पृथक घटना के रूप में न मानकर एक समाज विशेष में एवं एक समय विशेष में सभी आत्महत्याओं की विवेचना समग्र रूप से की जाए तो यह स्पष्ट होगा कि यह समग्रता स्वतंत्र इकाइयों का एक योग मात्र नहीं है बल्कि एक ऐसा नवीन तथ्य है जिसकी की अपनी कुछ एकता, विलक्षणता एवं विशिष्ट प्रकृति है और यह प्रकृति वास्तव में आधारभूत रूपों में सामाजिकता से युक्त है। अध्ययन वस्तु, सब्जेक्ट मैटर जो होता है, दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित अध्ययन वस्तु को अग्र 3 वर्गों में विभाजित किया है। आइए जानते हैं। नंबर 1, सामाजिक या अतिरिक्त सामाजिक कारण। सबसे पहले दुर्खिम ने यह बताने का प्रयास किया है कि आत्महत्या की घटना अतिरिक्त सामाजिक कारणों, एक्स्ट्रा सोशल कॉजेज पर निर्भर है अथवा पूर्णतया सामाजिक कारकों पर। दुर्खिम के अनुसार प्रथम आकार के कारणों का महत्व बिल्कुल नहीं या बहुत कम है। नंबर 2, सामाजिक कारकों की विवेचना। दुर्खिम यह निर्धारित करने के बाद कि सामान्यतः आत्महत्या की घटना सामाजिक कारकों पर निर्भर है, आत्महत्या के सामाजिक कारकों की विवेचना करने पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि इसमें यह देखने का प्रयत्न करना होगा कि ये कारक अपना प्रभाव किस रूप में डालते हैं और व्यक्तियों द्वारा की गई आत्महत्याओं से उनका क्या संबंध है। वही नंबर 3 पर आत्महत्या के सामाजिक तत्व। अंत में दुर्खिम ने इस बात की विवेचना की है कि आत्महत्या की सामाजिक तत्व कौन से हैं और उनका सामाजिक तथ्यों के साथ क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं।
अधिस्वावयवी उद्विकास की अवधारणा क्या है? तो आइए जानते हैं समाज की स्वावयवी धारणा के बारे में। स्पेंसर महोदय उद्विकासीय सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा उन्होंने प्राणी शास्त्रीय या स्वावयवी उद्विकासीय सिद्धांत को समाज पर भी घटाया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि समाज भी एक स्वावयव की भांति इस अर्थ में है इन दोनों में एक समानता है तथा दोनों के विकास की प्रक्रिया एक जैसी ही है। इसलिए आपके अनुसार समाज की भली भांति समझने के लिए उसकी तुलना स्वावयव अथवा शरीर की संरचना से की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सामाजिक क्रिया का अर्थ तथा परिभाषाएं बताइए। तो सामाजिक क्रिया का अर्थ क्या होता है एवं उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, आइए जान लेते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए प्रतीत अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोणों तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि भी निश्चित हो। इस प्रकार सामाजिक क्रिया के 3 तत्व बतलाए हैं। नंबर 1 कर्ता, एक या एक से अधिक, जबकि नंबर 2 पर क्रिया प्रत्येक मानने में उद्देश्यपूर्ण होगी। नंबर 3 में क्रिया पर दूसरे व्यक्ति के मनोभावों और दृष्टिकोणों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68 वेबर के आदर्श प्रारूप पद्धति को समझाइए। तो आइए जान लेते हैं वेबर के आदर्श प्रारूप पद्धति क्या होती है, किस तरह की होती है। वेबर के आदर्श प्रारूप पद्धति को समझने के लिए निम्नलिखित 3 बातों को समझना आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं इन 3 बातों के बारे में। सबसे पहली है आदर्श प्रारूप आत्मगत होते हैं। मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप आत्मगत हैं। यहाँ इनका भौतिक विज्ञानों के नियमों से अंतर स्पष्ट होता है। भौतिक विज्ञानों के नियम शुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ होते हैं, सामाजिक विज्ञान के नियम शुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। इसका मुख्य कारण सामाजिक क्रिया के कर्ता अथवा दृष्टा का अपना निजी इरादा, अभिप्राय, लक्ष्य तथा संस्कार आदि होते हैं। इन्हीं के कारण सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञानों को संबंध मानव व्यवहार से होता है और मानव व्यवहार के साथ सदैव ही स्वतंत्र इच्छा जुड़ी रहती है। यद्यपि मैक्स वेबर चाहते थे कि समाजशास्त्र को भी अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह वस्तुनिष्ठ बनाया जाए, परंतु प्रकृति का अंतर होने के कारण पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त नहीं की जा सकती है। फिर भी समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए आदर्श प्रारूपों को अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ एवं निरपेक्ष बनाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2 आदर्श प्रारूप भावात्मक है। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर के अनुसार भावात्मक होते हैं, अर्थात ये हमारी कल्पना या भावना में रहते हैं। आदर्श प्रारूप कोई स्थूल वस्तु नहीं होती, ये सूक्ष्म होते हैं। मैक्स वेबर यह भी कहते हैं कि आदर्श प्रारूप भौतिक नियमों की तरह भावात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए भौतिक शास्त्र के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि भी भावात्मक होते हैं, उन्हें स्थूल रूप से नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार आदर्श प्रारूप भी सूक्ष्म तथा भावमयी होते हैं। जैसे आर्थिक मनुष्य या धार्मिक मनुष्य का आदर्श प्रारूप भावात्मक ही होता है, इसका वस्तु जगत में हम दर्शन नहीं कर सकते। मैक्स वेबर ने जहाँ यह स्वीकार किया है कि आदर्श प्रारूप भावात्मक होते हैं, वहाँ इसका यह भी कहना है कि ये सार्थक होते हैं क्योंकि इनके द्वारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में सार्थक तथा सौद्देशीय सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 आदर्श प्रारूप परिवर्तनशील होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूपों का निर्माण एक देश काल में समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किसी मनुष्य अर्थात विचारक द्वारा होता है। ये आदर्श प्रारूप स्थायी नहीं होते, समय के साथ इनमें परिवर्तन होना आवश्यक है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप इस पढ़ाई को पूरी तरह से कर लेते हैं तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। आदर्श प्रारूपवादी पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आदर्श प्रारूपवादी पद्धति, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आदर्श प्रारूप पद्धति से वेबर का अभिप्राय है कि सामाजिक घटनाओं में से कुछ ऐसे आदर्श प्रारूपों या टाइपों को छांट लिया जाए जिनके अध्ययन से संपूर्ण घटना के संबंध में यथार्थ व वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्रीय विचारों में आदर्श प्रारूप एक बुनियादी अवधारणा थी। इस पद्धति के महत्व के संबंध में स्वयं मैक्स वेबर ने लिखा है कि उन्होंने समाजशास्त्र में इसके प्रयोग पर इतना बल इसलिए दिया है कि क्योंकि उनका विश्वास है कि सब कुछ का अध्ययन कुछ नहीं
का अध्ययन है, अर्थात जो यह सोचता है कि वह समाज की सभी घटनाओं का अध्ययन कर लेगा, वह वास्तव में कुछ भी अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि सब कुछ का अध्ययन करके वह जो कुछ भी प्राप्त करेगा उसमें वैज्ञानिकता यथार्थता हो ही नहीं सकती। मैक्स वेबर का मत यह भी है कि हमारे चिंतन का संबंध सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक व्यवहार से होता है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया का व्यवहार का एक आदर्श प्रारूप होता है। यह आदर्श प्रारूप हमारे मन में होता है। संपूर्ण मानव विचार या चिंतन नहीं प्रारूपों द्वारा होता है। वास्तव में व्याख्यानों में तथा लेखों में भी केवल विभिन्न आदर्शों प्रारूपों की व्याख्या मात्र ही हुआ करती है। सभी विचारक अपनी बुद्धि द्वारा आत्मगत रूप से विभिन्न आदर्शों या अपने मन में स्थित प्रारूपों की व्याख्या किया करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदर्श के प्रारूप मन में रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10th यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। तो इसमें तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। दुर्खिम के अनुसार तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में अग्र सावधानियां रखनी चाहिए। दुर्खिम का मत है कि केवल बिखरी हुई विचारणों की तुलना ना की जाए, बल्कि विस्तार से व्यवस्थित की हुई विचरणों की श्रृंखलाओं की तुलना की जाए, जिनके अंतर्गत विभिन्न इकाइयां एक दूसरे के साथ अधिकाधिक निरंतरता के साथ बंधी हुई हों। वहीं नंबर 2 पर, यदि तथ्यों का विचारण विशिष्ट परिस्थितियों में विकास के ढंग को प्रत्यक्ष ढंग से प्रकट करता है तो आगमन के द्वारा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नंबर 3, विचरण की श्रृंखलाओं में निर्माण में भी सतर्कता की आवश्यकता होती है। इन श्रृंखलाओं में किसी एक समाज से संबंधित तथा तथ्य शामिल किए जा सकते हैं, एक ही स्तर के कई समाजों में संबंधित तथा सम्मिलित किए जा सकते हैं, और विभिन्न स्तर के समाजों से संबंधित तथ्य भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। यदि किसी घटना से संबंधित तथ्य विस्तृत क्षेत्र में प्रकट होते हैं और उनके विषय में पर्याप्त सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध हैं, तो केवल एक ही समाज या देश से संबंधित अनुसंधान समाजशास्त्रीय निष्कर्षों की स्थापना के लिए पर्याप्त हो सकता है। वहीं हम नंबर 4 पर बात करें, किसी सामाजिक तथ्य के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन तभी संभव है जब उसके विकास के विभिन्न स्तरों को समझ लिया जाए। उदाहरण के लिए, परिवार का अध्ययन करने के लिए केवल आधुनिक समाजों में परिवार के स्वरूपों का अध्ययन कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्राचीन समाजों में परिवार के स्वरूपों का ही अध्ययन आवश्यक है। इस पद्धति को दुर्खिम ने जननिक विधि कहा है। उसने लिखा है कि कोई व्यक्ति जब तक किसी जटिल तथ्य की व्याख्या नहीं कर सकता, जब तक कि वह विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं में उसके पूर्ण विकास को ना समझ ले। इस संदर्भ में दुर्खिम ने एक विशेष त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया कि प्राय अध्ययनकर्ता किसी समाज के वर्तमान स्वरूप के साथ पिछले समाज के अंतिम स्वरूप की तुलना किया करते हैं। यह तुलना गलत है, क्योंकि नवीन समाज के यौवन की तुलना पिछले समाज की अंतिम या मरणशील अवस्था से करना उचित नहीं है। पिछले समाज की यौवनावस्था की तुलना उससे आगे के समाज की यौवनावस्था से करनी चाहिए, अर्थात समाज की तुलना उनके विकास के समान स्तरों के आधार पर करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने टॉप 10 क्वेश्चन को यही कंप्लीट किया। यदि आप इसी तरह से पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं, सभी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं सोशियोलॉजी समय फर्स्ट पेपर से एंड सेकंड पेपर से, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी पेपर की तैयारी, अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।